अपनी 21 दिन की जर्नी की शुरुआत हम करते हैं एक शायरी से, जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। और अगर बात शायरी की हो रही है और शायरी की जान मिर्जा गालिब को भूल जाए, ये कैसे हो सकता है। कि तू क्या है। तो आज हम पहुंच जाते हैं मिर्जा गालिब की हवेली, जो दिल्ली के चांदनी चौक के बल्ली मरान एरिया में है। हवेली के अंदर आते ही हमें दीवार पर शायरी देखने को मिलती है, और क्यों ना हो भला, ये स्टैच्यू मिर्जा गालिब का होता है। उनके कुछ यहाँ बर्तन और बुक्स होती हैं। यहाँ पहले मार्केट लगती थी, फिर इसको सरकार ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया। और यहाँ उनके और उनकी वाइफ उमराव बेगम के कपड़े काफी संभाल के रखे गए हैं। इस स्टैच्यू को देखकर मानो ऐसा लगता है कि खुद मिर्जा गालिब हमारे सामने बैठे हैं। आज वो गालिब का शेर याद आता है, कोई मुद्दत गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना यूं होता तो क्या होता। और इस शायरी के साथ हम गालिब को अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। आज दिल्ली में मेरा दूसरा दिन है, और इस दिन की शुरुआत होती है इन अंकल से, जो सुबह 5 बजे बस में फ्री चाय पिला रहे होते हैं। खैर, मैं सुबह 8 बजे पहुंच जाता हूँ सफदरजंग फोर्ट देखने। अब इतनी सुबह आना मुझे बेवकूफ़ी लगी, लेकिन जब अंदर आया तो बेवकूफ़ी कब समझदारी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे सिवा सिर्फ यहाँ पे 2 लोग और होते हैं। ये मकबरा लास्ट मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के प्रधानमंत्री का होता है, जिसे इनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला ने 1748 में बनवाया था। इसमें संगे मरमर और बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। इसके तीनों तरफ मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद महल बने हुए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ कपल आ जाते हैं। वैसे ये कपल के लिए सीक्रेट प्लेस है। फिर मैं पहुंच जाता हूँ बादशाह पसंद महल देखने, जिसको हम महल नहीं कह सकते। मैंने सुना ये इनकी फेवरेट जगह होती है, और यहाँ पर एक स्टेज बनवाई गई है, और मकबरे के चारों तरफ फाउंटेन है, जिससे इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। मुझे यहाँ बैठकर बड़ा सुकून मिलता है, और मेरे कब 3 घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अगर आपको भी इतनी शांति पसंद है तो यहाँ विजिट जरूर करें। मिलते हैं कल। जब मुझे मेरे रूममेट बताते हैं कि दिल्ली में एक ऐसा किला है जहाँ कब्र ही कब्र है, क्या है, बहुत ढेर सारी खबर है, तो सुबह खुशी से मैं 7 बजे पहुंच जाता हूं हुमायूं टॉम्ब। और सुबह आकर यहाँ के व्यू देखने के बाद मजा आया। अब अकेले होने की वजह से मैं फोन रखकर ये ड्रामा करता हूँ। अगर कोई मुझे यहाँ देखता है तो बस यही कहता है, सह लेंगे थोड़ा सा। ये हरकत देखने के बाद ये कबूतर भी मुझसे नजर नहीं मिला रहा है। थोड़ी देर के बाद सौरभ भैया भी आ जाते हैं, और वो मेरे फोटो शूट करते हैं। कितना हॉट है। फिर बच्चों के एक ग्रुप को इस रेल की तरह चलाया जाता है। काश हमें भी किसी ने ऐसे घुमाया होता। अगर आप लोग यहाँ आओगे तो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर कवर देखने को मिलेंगी, और ये किला बादशाह हुमायूं ने बनवाया था। हमारे तो यहाँ फोटो गंदे आ रहे हैं। आपके सामने सब्सक्राइब का बटन साफ है, उसको दबा दो। हमने सबसे ज्यादा कब्रों का किला देखा और इस कबूतर से अपनी बेइज्जती करवाई, लेकिन आज तो हद हो गई। बात ऐसी है, हमें हुमायूं टॉम्ब में, और उसके बगल में है नाई का मकबरा। ये उनके शाही नाई हुआ करते थे, इसलिए उन्होंने इनका मकबरा बनवाया। यहाँ कोई मेरे नाम की एक ईंट की दीवार न बनवाए। बात तो सही है। इसके अंदर जब मैं कदम रखता हूँ तो अंदर से कबूतर की आवाज सुनकर मेरी फटने लगती है। ओ भाई साहब, अंदर डर लग रहा है, अंदर कुछ बोल लिया। फिर मैं हिम्मत करके अंदर चला जाता हूँ। फिर हम पहुँच जाते अरब सराय। ये अरब जाने वाले लोगों के रुकने के लिए सराय हुआ करता था। अब इसे देखकर मैं जैसे ही अंदर जाने की सोचता हूँ तो ये पढ़कर मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। फिर मैं ये कूल सा बॉलीवुड का सीन लेता हूँ। ये तो टट्टी है। अब आ गए हम ईसा खान मकबरा, जिसके चारों तरफ सुंदर गार्डन होते हैं, और ये आदमी बेचारी गोरी को 1 घंटे से गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो सुनकर ये खुश हो रही है। ये सारे मकबरे देखकर मैं सोचता हूँ काश मेरे लिए भी कोई एक घर ही बनवा दे। खैर, आप लोग सब्सक्राइब कर लो। दिल्ली में 4 दिन घूमने के बाद सोचा नोएडा घूमा जाए, तो पहुंच जाता हूँ मेट्रो लेकर सीधा नोएडा सेक्टर 16। यहाँ न्यू ईयर का महा कार्निवाल लगा हुआ है। एंट्री गेट पर जैसे मैंने इस आदमी को देखा तो अपनी हाइट पर शर्म आने लगी। फिर 30 रुपए की टिकट लेकर अंदर जाता हूँ तो ये अंकल के बच्चों वाले शौक देखकर हंसी आने लगती है। फिर आता हूँ मैं फ्लेमर जोन पर, जहाँ अपने पसंद का बुढ़िया काटा बनवा सकते हो। ये गेम तो सिर्फ वो लोग खेल सकते हैं जिससे अपने पैसे नहीं संभाले जा रहे हैं। खैर, ये रिंग गेम है, जिस चीज पर आप रिंग डालोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। अब ये भैया भी ट्राई करते हैं, लेकिन 100 रुपए लगाकर इनको सिर्फ 10 रुपए का सिंथॉल साबुन मिलता है। ऐसी यहाँ काफी गेम खिलाई जाती है, जैसे बॉल से ग्लास गिराना और बॉल से नंबर लेके आना। और दुबई से बेचारे इन 2 ऊँटों को लाकर घुमाया जाता है। और ये वो लड़कियां हैं जहाँ स्टेज देखती हैं शुरू हो जाती हैं। ये भूत बंगला देखकर भूत भी बोलते होंगे, अरे बेटा इतना मत पिया करो। लेकिन पूरे कार्निवाल में मुझे सबसे प्यारी ये शॉप लगी। और लास्ट में मैं जाते जाते इन भाई से मिलता हूँ, जो पान में आग लगाकर इन दीदियों खिला रहे होते हैं। हम जब तक पान खाते
आज जैसी मैंने दिल्ली मेट्रो में मस्ती करने की सोची तो अंदर जाने से मुझे इन कार्ड भाई साहब ने एरर दे दिया। फिर मैंने जल्दी से इसका रिचार्ज किया और पहली मेट्रो पकड़ ली। अंदर जाते मुझे ये जोड़े दिख जाते हैं, लेकिन इन आंटियों को कोई जगह नहीं देता है। फिर थोड़ी देर में ये भाई छपरी वहाँ आ जाते हैं। वैसे मैं भी छपरी लग रहा हूँ क्या? फिर वक्त आता है मेट्रो चेंज करने का, लेकिन ये लोग तो ऐसे घुस रहे हैं जैसे इनको पनवेल निकलना। फिर मैं इन टाओं का यूज करके सीढ़ी से ऊपर जाकर नोएडा की मेट्रो पकड़ लेता हूँ और अंदर आकर ये चाइनीज नहीं नेपाली भाई मिलते हैं। ये बच्चे पिलर देखते नहीं और लग जाते हैं झूमने, और ये लोग करोड़ बाग से शॉपिंग करके उसका हिसाब लगा रहे होते हैं। एक तेरा एक मेरा। इन भाई की जीन्स देखकर तो लगता है अभी बाइक से छिल कर आए हैं। वैसे जीन्स तो मेरी भी ऐसी है। और फिर राजीव चौक आ जाता है। हमारी खाली मेट्रो कब भर जाती है पता ही नहीं चलता। लगता है इन्होंने डांट कर भगाया है। और हद तो तब हो जाती है जब आगे जाकर भीड़ का सैलाब यहाँ घुस आता है। मैं तो बेचारा भीड़ में फंस जाता हूँ। लगता है ये भाई घर छोड़कर जा रहे हैं। और तो और गोरे तो हमारा कहीं पीछा ही नहीं छोड़ते। हम जब तक इन बच्चों का खेल देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब। आज मुझे दिल्ली में 1 वीक हो गया है और वीक के आखिरी दिन मेरे साथ है प्रदीप सर, जो मुझे ऐसी लोकेशन पे ले जाने को बोलते हैं जिसे सुनकर खुशी खुशी मैं उनके पीछे चल देता हूँ। और जब यहाँ पहुँचता हूँ तो यहाँ आकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यहाँ मैंने 2019 में काफ़ी एल्बम सॉन्ग शूट किए हैं। आज इन बातों को 3 साल हो गया है, यकीन नहीं होता। खैर, अपनी हायाबूसा लेकर हम अंदर आते हैं तो ये मोर मेरा दिल खुश कर देते हैं। फिर हमें एक अंकल मिलते हैं, लेकिन उस टाइम कैमरा चालू नहीं होता है। अभी एक अंकल मिले हमसे जो जैसे उनको कहते हैं ओम नमः शिवाय बोलो। और फिर इन कबूतर को देखकर हमारा दिन बन जाता है। यहाँ सुबह सुबह जो कबूतर उड़ रहे हैं ना यार, कसम से दिल जीत लेते हैं। और जैसे ही हम इस ब्रिज पर आते हैं तो हमारी सांसें अटक जाती हैं। ये पुल हिल रहा है अभी, बहुत डर लग रहा है हमें। फिर प्रदीप सर एक्सरसाइज करने लगते हैं और मैं साइकिल की राइड लेने चले आता हूँ। फिर कुछ देर एक्सरसाइज करके प्रदीप सर को बाय बोलता हूँ और बस पकड़कर छोले भटूरे खाने आ जाता हूँ। और ऐसी हमारा पहला वीक। आज मैं जा रहा हूँ बापूजी के चरखा म्यूजियम में। तो सबसे पहले 20 रुपए की टिकट कटवा कर जैसे ही अंदर जाता हूँ तो बापूजी हमारा स्वागत कर रहे होते हैं। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से। अब बापूजी हो और उनके 3 बंदर ना हो, ये कैसे हो सकता है? फिर मुझे एक क्रिएटिविटी से बना हुआ शेर दिखता है और बाद में एक बड़ा सा स्टील का चरखा रखा होता है जिसे 72 दिनों में तैयार किया गया था। फिर बापूजी की कुछ लाइंस पढ़कर अंदर जाता हूँ तो भाई दीवार के पीछे की दुनिया ही चेंज हो जाती है। मानो मैं 90s में बापू के घर आ गया हूँ। और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। यहाँ बापू की रियल पिक और इंडिया के मशहूर चरखे रखे होते हैं। ये म्यूजिक सुन के मुझे लग रहा है कि बापू यहीं पर ही आ गए हैं। अब अगर ज्यादा देर यहाँ रुका तो मुन्ना भाई की तरह मुझे भी बापू दिखने लगेंगे। अगली डेस्टिनेशन हमारी कहाँ रहती है उसके लिए कल मिलते हैं। रात भर काम करने के बाद मेरी आंखें बेहिसाब जल रही होती हैं, तो मैं भागकर कोई केमिस्ट की शॉप ढूंढता हूँ, लेकिन यहाँ तो सब बंद होता है। फिर मुझे याद आता मैं तो सीपी में खड़ा हूँ। अब जल्दी से मैं बस पकड़ता हूँ और पहुंच जाता हूँ शिव भाई की शॉप पर। आई ड्रॉप मिल जाएगा? और यहाँ से आई ड्रॉप लेकर मैं घर जाता हूँ और आई ड्रॉप डालकर सो जाता हूँ। फिर 3 घंटे लगातार सोता ही रहता हूँ। लेकिन वेट, आज तो जुमा है और भाई नमाज को 20 मिनट रह चुके हैं, तो जल्दी से मैं भागकर नहाता हूँ और नमाज पढ़ने चले जाता हूँ। और नमाज में उस रब से एक ही दुआ करता हूँ कि वो मुझे और आपको हमेशा साथ रखे। बाय द वे हमारे 2K सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो दिल से सभी का शुक्रिया। मिलते हैं कल। आज एक फ्रेंड से धोखा खाने के बाद मैं उदास बैठा होता हूँ। अब धोखा किसने दिया वो आने वाली वीडियो में बात करेंगे। खैर, आज मेरे लिए एक बड़ी चुनौती का दिन है, तो उसके लिए ऑफिस से बस और रिक्शा पकड़कर घर आ जाता हूँ। फिर ये साबुन खरीद लेता हूँ। अब चुनौती ये है कि मुझे अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोने हैं। अब आपके लिए तो ये चुनौती ना हो, लेकिन मेरे लिए जरूर है। तो आकर मैं जल्दी से सारे कपड़े धोकर डालता हूँ, फिर नहाकर एक अच्छा बच्चा बन जाता हूँ। वैसे स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूँ। चल झूठा। फिर मैं घर से निकलकर रिक्शा लेता हूँ और नागली पहुँच जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलने। फिर मैं 5 रुपए बचाने के लिए थोड़ा पैदल चलता हूँ। करना पड़ता है यार, मुझे लगता है कि मुझे बस मिलेगी। फिर आखिरकार बस मिल जाती है, लेकिन मेरे साथ यहाँ पे स्कैम हो जाता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। फिर बस से उतरकर मैं मुकेश भैया के सामने खड़ा होता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं पहचानते हैं। मैं सोच रहा तुम पहचानोगे। वैसे मुकेश भैया नौटंकी बड़ी अच्छी करते हैं। अच्छा है, ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहो। अच्छा है, बहुत आगे जाओगे, नाम कमाओगे। 5 रुपए की बस की टिकट मुझे 10 रुपए की दी है, और अगर मैं कुछ कह रहा था वहाँ पे तो मेरी वहाँ पे बहस हो। ये है स्कैम। कल जो हमारे साथ बस का स्कैम हुआ था उसका गम हम बांटते हैं जिम्मी के साथ। हाँ, मानता हूँ स्कैम सिर्फ 5 रुपए का था, लेकिन पैसा तो पैसा होता है ना। खैर, वो गम मैं जिम्मी के साथ बांटता हूँ। इसके सर में थोड़ा सा जख्म हो गया था, लेकिन अभी वो ठीक हो रहा है। और भैया ने पूरे फोन पर स्क्रीन लगवाई होती है। अच्छी लग रही है ना? नहीं।
फिर वो सरप्राइज हमें मिलता है जिसके लिए भैया ने हमें बुलाया था। ओ भाई साहब, पूरे लैपटॉप पर स्क्रीन लगवा कर इसकी तो दुनिया ही चेंज हो गई है। इसको तो लुक ही चेंज हो गया। सौरभ भैया मुस्कुरा रहे हैं हल्का हल्का। लेकिन ये सब हमारे रुद्र भाई सबको पसंद नहीं आता है। ये तो मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने तो इनके 500 गज की जमीन अपने नाम करवा ली हो। फिर हमारे घर आता है ये नन्हा सा दोस्त। पहले हमारे यहाँ खरगोश हुआ करते थे, फिर नुकसान की वजह से हमने वो उनको दे दिए और उन्होंने बच्चा दे दिया। सुबह के ख्वाब से उड़ाई है। अब इसको छूकर रुद्र डरता होता है। अब हम जब तक इसके साथ मस्ती करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लो। आज हम जा रहे हैं दिल्ली के वो स्लम एरिया देखने जहाँ लोगों का सरवाइव करना मुश्किल होता है, और वो एरिया हमें सुजीत भाई और उनके दोस्त घुमाते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री होती है इन छोटी गली से जहाँ हम क्या कोई ठीक से चल नहीं सकता, और जो पाइपलाइन यहाँ की नाली से होकर जाती है उसमें पीने का पानी आता है। फिर जब हम आंटी से उनकी परेशानी पूछते हैं तो हमारी कब 30 मिनट निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये वो संस्था है जहाँ बच्चे पढ़ते थे जिसको 2 साल से बंद कर दिया गया है। फिर हम एक खतरनाक एरिया से निकल कर जाते हैं जहाँ लोग इन्हीं पानी के पास बर्तन और कपड़े धोते हैं, और ये केबल घरों से ऐसे निकल कर जाती है जैसे किसी मकड़ी ने अपना जाला बनाया हो। और हद तो तब हो जाती है जब हम यहाँ के पार्क देखते हैं, जो पार्क नहीं कूड़ा घर होते हैं। हाय कर दो सब लोग, हाय कर दो, हाय करो। हाय देखो हाय। उसके बाद हम यहाँ के बाथरूम देखते हैं जहाँ पूरे एरिया के लोग आते हैं और उसकी हालत भी खराब होती है। ये सब देखने के बाद बस एक ही बात दिमाग में आती है, यहाँ के लोग सरवाइव कैसे करते होंगे। हम गए थे लाल किला और वहाँ पर मेला लगा होता है। और ये क्या हो रहा है, दीदी सारा नजारा यहीं से देखेंगी क्या? यहाँ फ्री चाय भी मिल रही है। चाय फ्री। फिर मेरी एंट्री होती है लाल किले के अंदर, तो यहाँ सारे अंकल लुंगी पहने होते हैं और इनकी लैंग्वेज मेरे सर के ऊपर से जारी होती है। फिर जैसे ही हम लाहौर गेट के अंदर जाते हैं तो अंदर एक और सदर बाजार होती है। मजाक कर रहा हूँ। इन अंकल पर टोपी बड़ी अच्छी लग रही है। फिर हम और अंदर जाते हैं तो यहाँ होता है म्यूजियम जिसमें हम नहीं जाने वाले। फिर और अंदर जाते हैं तो ये दीदी 4 मीटर की हील पहनकर पोज दे रही होती है। और अभी खत्म नहीं हुआ, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भाई ये क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर जब हम अंदर जाते हैं तो हमारे सारे दोस्त मिल जाते हैं। फिर हम साथ में सब कुछ घूम रहे होते हैं कि अचानक 2 लाश देखकर हमारा कलेजा बाहर आ जाता है। वैसे ये सिर्फ एक ड्रामा है। हम जब तक इनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लो। इन 2 लाश को ठिकाने लाकर मैं लाल किले पर बैठा ही होता हूँ कि भैया मुझसे कहते हैं कि उनको एक ट्राइपॉड लेना है। तो हम 3 पहुंच जाते हैं चांदनी चौक, और थोड़ी देर चांदनी चौक की गली में घूमकर हम जैसी कैमरा मार्केट पहुंचते हैं तो वो बंद होती है क्योंकि आज संडे है। फिर हम मन में निराशा लेकर वहां से जा रहे होते हैं, तब याद आता है कि हमें एक और चीज लेनी है। उसके लिए आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, लेकिन आज किस्मत हमारे साथ नहीं होती है। उस मार्केट में भी अंधेरा छाया होता है। लेकिन जिंदगी में अगर आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तो ऊपर वाला आपके साथ अच्छा जरूर करता है। फिर क्या था, मिल जाती है हमें एक शॉप। जलेगा कैसे? शॉर्ट किया। यहाँ हम लेने आए एक ऐसा बल्ब जो बिना लाइट कनेक्ट किए जल सकता है क्योंकि इसमें बैटरी होती है। हम इसे आंधी और तूफान में भी जला सकते हैं। खैर काफी बल्ब देखकर हम ये 2 बल्ब ले लेते हैं, और रास्ते में अचानक एक लड़का मुकेश भैया के थप्पड़ मारकर चला जाता है। वो आया ऐसे हाथ कर रखा था, मैंने पटाख मारा मेरे। फिर थोड़ा कैच कैच खेलकर हम चाय पीते हैं, लेकिन पैसे मुकेश भैया दे देते हैं। इसी गुस्से में उनका वॉलेट फेंकता ही होता हूँ कि वो ये बोल देते हैं। मुझे दिल्ली में 2 वीक हो गया है और उसके साथ साथ ठंड भी बहुत बढ़ गई है। अब सुबह सुबह मुझे भूख लग रही होती है, लेकिन यहाँ सारी शॉप्स बंद होती हैं। अब मैं भी इनकी तरह खाने को सूंघता होता हूँ, तभी मुझे ये छोले भटूरे का ठेला दिखता है, लेकिन नहीं आज मन नहीं है। फिर भाई घूमता घूमता यहाँ से यहाँ पहुँच जाता हूँ, और यहाँ मिलती है ये शॉप जहाँ सुबह गरम गरम समोसे, कचौरी और ब्रेड बनाए जाते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ खाने आते हैं। तो मैं भी भैया से 2 ब्रेड लगवाने को बोल देता हूँ, लेकिन इन अंकल को क्या हो जाता है, ये ज्यादा ठंड का असर है। खैर जैसे हमारे ब्रेड आते हैं तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। क्या ही क्रिस्पी ब्रेड होते हैं। और इन अंकल की देखो, हमसे इतनी ठंड में पानी ना पिया जाए और ये रायता पी रहे हैं, अल्लाह खैर करे। फिर उन ब्रेड का मजा लेकर मैं घर जाने के लिए एक ऐसा रिक्शा लेता हूँ जिसे भैया ने दुल्हन बना रखा था, और इतना सारा रखा था कि सामने की रोड भी दिखाई नहीं दे रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद भैया उसमें लाउड आवाज से गाने बजा देते हैं। क्या करे भाई, पीछे 2 दीदी जो बैठी हैं। आप लोग कभी ऐसी मेट्रो में गए हो जिसमें कोई खड़े होकर ट्रैवल ही नहीं करता है? मैं भी सोचता हूँ कि ऐसी कौन सी मेट्रो होगी, लेकिन भाई यहाँ मैं गलत था। जब मैं दिल्ली के धौला कुआं मेट्रो स्टेशन पर 2.5 किलोमीटर की पैर तोड़ देने वाली भागम भाग से अपने दोस्त साहिल के पास पहुँचता हूँ तो मुझे ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ के सीन नॉर्मल मेट्रो से अलग होते हैं। फिर मुझे ये 2 भाई मिलते हैं।
उसके बाद मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचता हूँ तो भाई नीचे ट्रैक ही गायब होती है। फिर 10 मिनट वेट करने के बाद हमारी मेट्रो आती है, लेकिन उस टाइम मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मेट्रो ही तो होगी नॉर्मल मेट्रो की तरह। लेकिन भाई जैसे ही इसमें एंट्री करता हूँ तो अंदर के नज़ारे ही चेंज हो जाते हैं। सच कर दे सपनों कोई यहाँ खड़े होकर ट्रैवल ही नहीं कर रहा होता है। फिर जब मेट्रो चलती है तो भाई क्या ही नज़ारा होता है। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ये 10 मिनट में पहुंच जाती है। और जब ये टनल में जाती है तो क्या ही कहने भाई, लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में हैं। इसमें सफर करने के बाद हम एक ही चीज बोलते हैं, दिल्ली मेट्रो जिंदाबाद। आज क्रिसमस का सेलिब्रेशन देखने हम जा रहे हैं यूरोप। मजाक कर रहा हूँ। हम जा रहे हैं दिल्ली के एरो सिटी में। और भाई जैसी एंट्री करते हैं तो यहाँ गार्ड हमारा कैमरा बंद करवा देते हैं। लेकिन हम भी डीठ, हम कहाँ मानने वाले। फिर जैसी अंदर कदम रखते हैं तो भाई ये यूरोप से कम नहीं लगता है। फिर हमें दिखता है अपना फ्लैग, और जिसे देखकर हमें यकीन आ जाता है कि हम इंडिया में हैं। फिर हम जाते हैं वर्ल्ड मार्क में और यहाँ हम ऑर्डर करते हैं समोसे और रसगुल्ले। अब इससे ज्यादा खाने का हमारा मन नहीं है। फिर हम जैसे वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये स्नोमैन कुछ गिफ्ट लेकर खड़ा होता है जिसमें कुछ नहीं होता है। फिर जब ये प्यारे व्यू देखते होते हैं तो हमें ये बच्चा बॉल पर निशाना लगाता हुआ दिखता है, पर नहीं लगा पाता। और आगे प्यारी सी स्टॉल लगी होती है। और फिर भाई हमें सेंटा की वो गाड़ी मिलती है जिससे सेंटा सबको गिफ्ट पहुंचाते हैं। आज रात मैं इस गाड़ी से सबके लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लो। काफी दिन दिल्ली में घूमकर हमने सोचा शॉपिंग की जाए, तो हम एक बार फिर पहुंच जाते हैं सरोजनी नगर। और यहाँ आते ही हमें 100 रुपए में कोट मिलने लगते हैं। और जब गेट की तरफ पहुंचते हैं तो भाई क्या ही भीड़ होती है। जैसे तैसे करके हम अंदर जाते हैं तो भाई उससे भी ज्यादा भीड़ होती है। आज सब कुछ फ्री मिल रहा है क्या? खैर हमें ये जैकेट और कोट मिलते हैं 100 रुपए में, और फिर ये शॉल मिलती है 150 में। तो साहिल एक मम्मी के लिए ले लेता है। फिर और आगे जाते हैं तो यहाँ मिलते हैं 100 रुपए में गर्ल स्वेटर। उसके बाद हमें मिलती है अफ्रीकन दीदी, जिनके टी शर्ट का ग्राफिक्स उनके हेयर स्टाइल से मैच कर रहा होता है। और ये दीदी 200 रुपए में जीन्स ले रही होती है, और भाई 300 में जैकेट मिल रही होती है। फिर हमें ये बॉयज की हुडी मिलती है जिसके प्राइस 700 रुपए होते हैं। फिर इतनी भीड़ को चीरते हुए हम पहुंच जाते हैं 250 की सेल के पास, जहां गर्ल्स के कोट और स्वेटर मिलते हैं और ट्राउजर 150 में मिलता है। और अगर भूख लगे तो 50 रुपए में भर प्लेट राजमा चावल जरूर खा लेना। फिर कुछ बच्चों के कपड़े देखते हुए हम पहुंचते हैं 150 की टी शर्ट के पास, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और यहाँ ये चमकीली कुर्तीज भी होती है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं मिलता है। तो हम इतनी सी शॉपिंग करके और मन में थोड़ी सी निराशा लेकर घर आ जाते हैं। मैंने सुना है हमारा इंडिया हैंडीक्राफ्ट में पूरी दुनिया में फेमस है, तो इस सच का पता लगाने मैं पहुंच जाता हूँ नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम। और इस म्यूजियम में एंट्री करते ही हमारी मुलाकात होती है इन भैया से, जो अपने हाथों से इन खूबसूरत पेंटिंग को बना रहे होते हैं। ये आप कर रहे हो, ये कितने दिन तैयार रहती है? फिर मैं पहुंच जाता हूँ इन खूबसूरत पेंटिंग पर, जिसके ऊपर से मेरी नजर नहीं हटती है, और ये 15,000 से भी ज्यादा महंगी है। अब इन सब के सामने हमारे कश्मीर के सूट भी कम नहीं है। अब आगे जा ही रहा था कि अचानक मेरी नजर पड़ती है इस कंकाल पर, जो बिल्कुल भी असली नहीं होता है। फिर इन सबको अपने मन और दिल में उतरकर मैं जाता हूँ म्यूजियम गैलरी, और यहाँ आकर मुझे इंडिया का पूरा कल्चर देखने को मिलता है, जहाँ हाथों से की गई कढ़ाई की कपड़े की पेंटिंग देखने को मिलती है, और नागालैंड के वो कैप जो नागालैंड के कल्चर को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ नागालैंड की बास्केट और उनसे जुड़ी हुई काफी चीजें होती हैं। और यहाँ पर दुनिया के सारे जानवर देखने को मिलते हैं जो छोटू छोटू से होते हैं। कल कुछ और इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, उसके लिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लो। क्या कभी ऐसा हो आपको एक ही गांव में पूरी इंडिया के हट और उनका कल्चर देखने को मिले? भाई मैं भी शौक था। बात ऐसी है, क्राफ्ट म्यूजियम में होता है एक विलेज, जिसे विलेज कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। जैसे मैं इसमें एंटर होता हूँ तो दिल्ली में विलेज की फीलिंग आ रही होती है। और सबसे पहले जम्मू कश्मीर की हट मिलती है जिसमें चरखे रखे होते हैं। फिर जम्मू कश्मीर से हम थोड़ी ठंड लेकर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ बैल कोलू चला रहे होते हैं। 90s में सरसों और दूसरे दिलों को ऐसे निकाला जाता था। फिर हमें राजस्थान की बैलगाड़ी मिलती है, ये काफी अच्छी कंडीशन में थी। और ऐसी काफी बैलगाड़ी देखकर हम हिमाचल में पहुंच जाते हैं। पहले हिमाचल में ऐसे हट बनाई जाती थी। पहले के यूज होने वाले यहाँ कुएं भी होते हैं। गांव में स्कूल भी है देखो। लेकिन सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब हम नागालैंड पहुंचते हैं। समंदर का ये पूरे गांव की सबसे प्यारी और इंटरेस्टिंग हट होती है। अगर आपको नागालैंड का और कल्चर देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कल। आज हमारी 21 दिन की सीरीज की लास्ट वीडियो है और मुझे करनी है अपनी नेक्स्ट ट्रिप की शॉपिंग। तो उसके लिए मैं और मुकेश भैया पहुंच जाते हैं चांदनी चौक कैमरा मार्केट, और यहाँ ट्राइपॉड काफी सस्ता मिल रहा होता है। तो हम भागकर जल्दी से 3 ट्राइपॉड खरीद लेते हैं। फिर ये बच्चों की टैबलेट हमें मिलती है जिस पर सिर्फ लिख ही सकते हैं। फिर घूमते घामते हम चांदनी चौक से चाबड़ी बाजार वेडिंग कार्ड लेने पहुंच जाते हैं। अब ये कार्ड किसके लिए है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। इस सीरीज का एंड हो चुका है और इसमें मैंने काफी एंजॉय किया, सैड भी हुआ और दिल्ली की खूबसूरती भी देखी। जितने भी लोग इस सीरीज में नए जुड़े
उन सबका दिल से वेलकम। आप सभी लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मिलते हैं एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बने रहें।